2 बजे गृह मंत्री अमित शाह लेंगे बड़ी बैठक। पाकिस्तान नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्यों की मीटिंग ली जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे। सीमा की सुरक्षा, राज्यों में घुसपैठ पर चर्चा होगी। आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री मीटिंग करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि अब हर मोर्चे पर भारत ने खुद को एक्टिव कर लिया है और आप इसकी रणनीति को ऐसे समझिए कि पहले जो बांग्लादेशी थे उनको हटाया गया, धीरे धीरे घुसपैठियों के लिए एक्शन लेने के लिए कहा गया। सीएस जो है पहले गृह सचिव बैठक लेते हैं, मॉक ड्रिल की ये बैठक होती है, लेकिन एक तरह से एक्टिव सब जो जिले हैं 244 जिले उनको एक्टिव कर दिया जाता है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंच रहा है। यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये जानकारी देंगे और ये राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें। काफिला पहुंच चुका है और हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हैं, इनका रुख करते हैं। देवानंद जी सर, आप जिक्र कर रहे थे और आप आपको मैं जो जिक्र कर रहा था वो ये कह रहा था, देखिए कि जो अभी जो पाकिस्तान की स्थिति है तो उसके अंदर क्या है कि दोनों तरफ वो बिल्कुल, पर जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था इसका अंत करना है और अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक इसकी फैक्ट्री है जो ये पैदा करती है आतंकवादी, वो खत्म नहीं होगी। वो खत्म कब होगी? उसका एकमात्र इलाज है, दुनिया में चाहे जितने एनालिसिस कर लो, जितने विद्वान लेके आ जाओ, जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं होगा तब तक ये आतंकवाद भारत विरोधी खत्म नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान के बनने में ही वो मानसिकता है जो 1947 में दिखाई दी, 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर में दिखाई दी, 1971 में बंगाली मुसलमानों के खिलाफ हुई, 1999 में उन्होंने सोचा कश्मीरी मुसलमान खड़े हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ी देखिए जो अभी ये इनकी मौतें हुई हैं, ये बहुत बड़ा संकेत है दुनिया के लिए, देश के लिए, पाकिस्तान के लिए। और सर चाइना के भी जिक्र कर लीजिए, उसके लिए भी जी, चाइना का भी जिक्र कीजिए सर, उसके लिए भी। हाँ जी, ओके। अब चाइना का जहां तक ताल्लुक है, देखिए मैंने अगर हम सुन रहे हैं कि अमेरिका भारत के पीछे खड़ा हुआ है, समर्थन में नहीं आया, पीछे। और जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने डिप्लोमेटिक बोला है, पर चीन पे भरोसा भारत कभी नहीं कर सकता, याद रखें हम। और चीन की बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ कभी गठजोड़ खत्म नहीं होगा। और इस गठजोड़ को तोड़ने का तरीका यह है कि पीओके जितना जल्दी से जल्दी, अब समय और वो भविष्य के गर्द में क्या छिपा है वो मैं नहीं बता सकता, पर पीओके जब भारत के पास आ जाएगा, चीन घुटनों के बल आ जाएगा। क्योंकि जो ये गलियारा है जिसमें अरबों रुपए उसके लगे हैं, वो भारत से गिड़गिड़ाएगा कि भाई मुझे तो जाने दो। तो कुछ इस तरह का है। और चीन ने जिस प्रकार अब ये विदेश कूटनीति का जिक्र करेंगे और सबसे ज्यादा जिक्र करेंगे हम जो महाशक्तियां हैं उनका, लेकिन उससे पहले आपको कुछ रिएक्शन सुनाते हैं। वो चश्मदीद जिनका ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दावा है और 4 ड्रोन से बहावलपुर पर स्ट्राइक हुई। चश्मदीद ये कहते हैं, आपको सुना भी देते हैं, 4 ड्रोन से हमला किया गया। ये चश्मदीदों के द्वारा कहा गया है। जैसे ही स्ट्राइक होती है उसके बाद तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं और अब ये रिएक्शन भी। रात को 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। ये वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने देखा कि कैसे पौन बजे के आसपास, यानी 12:45 के आसपास जो भारत है वो एयर स्ट्राइक कर देता है। किसी को अंदाजा ही नहीं होगा
पाकिस्तान ये सोच के बैठा होगा कि आखिर करेंगे तो क्या करेंगे, युद्ध करेंगे नहीं, हमने जो करना था, आतंकी भेजने थे, आतंक फैलाना था, डर फैलाना था, वो फैला दिया है। लेकिन भारत बैठने वालों में से नहीं है। पाकिस्तान को ये अब समझ जाना चाहिए कि जो आतंक कितने सालों से वो फैला रहा है, उस आतंक को अब रोक दे, वरना खात्मा कर देगा भारत। और हमारे साथ लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और उनका रुख करें उससे पहले एक बार फिर से सुनिए कि क्या कुछ पाकिस्तानी नागरिक के द्वारा कहा गया है। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। और कर्नल फौजदार धीरेन्द्र जी भी जुड़े हुए हैं। सर मैं शंकर आपके पास भी लौटूंगी और अपडेट आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र जी, ये अगर विदेश कूटनीति के तौर पर देखें या हम महाशक्तियों का जिक्र करें, अब क्या होगा ये? देखिए, महाशक्तियां हमारे साथ है, यूएस बैक कर रहा है, फ्रांस ने ओपनली बोल दिया है, पुतिन ने भी इंडिया को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली हमने उसको अलग थलग कर दिया है, उनके पास जो सपोर्ट है वो कोवर्ट हो गई, ओपनली कोई नहीं आया है। थोड़ी बहुत सपोर्ट टर्की या चाइना देगा, विच इनडायरेक्टली वो देता है, जैसे कल देवानंद ने बोला कि वो हमारे आसपास बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये आगे करता रहेगा। तो डिप्लोमेटिकली हम लोग बहुत स्ट्रांग है। यूएन ने भी पाकिस्तान को सुना दिया, फॉल्स फ्लैग वगैरह ये सब उनको बोला है कि भाई आप आतंकी पालते हो, जहां भी आतंकी हमले होते हैं वहां पाकिस्तान के पदचिन्ह पाए जाते हैं। इवन 9/11 में भी यही था। तो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान इज वेरी वीक। जीसीसी और इवन जो उनके मेंबर है, दे हैव आल्सो सपोर्टेड एंड मोदी डिप्लोमेसी। पीपल यूज्ड टू से कि वो बाहर जाते हैं और यहाँ रहते हैं, उस डिप्लोमेसी का अभी आप रिजल्ट देख रहे हैं। एंड यूएन जो मीटिंग हुई थी रिसेंटली 2 दिन पहले, उससे पहले 5-4 परमानेंट मेंबर से मोदी ने पर्सनली बात की थी। तो डिप्लोमेटिकली हम बहुत स्ट्रांग है एंड वी हैव ऑल द सपोर्ट एंड वी हैव राइट टू रिटेलिएट, विच जो हमने पहले भी किया है और अभी जो किया है, ये रिटेलिएशन अभी बहुत शॉर्ट टर्म है। जो पहले मेजर लिए हैं वो लंबे चलेंगे, पानी, ट्रेड, वीजाज एंड इवन नेवल ब्लॉकेड वगैरह अगर रिटेलिएशन आता है, और बाकी मिलिट्री एक्शन भी मुझे लगता है जैसे पहले भी बताया, दे विल कंटिन्यू और वो होना भी चाहिए। खात्मा सिर्फ आपने 5 टारगेट पे कुछ कर दिया, उससे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। सो वी हैव टू हैव अ लंबे समय के लिए हमें चलना है, लॉन्ग टर्म प्लान है ये। और लेकिन सर एक चीज नजर आती है ना, अगर हम पिछला एयर स्ट्राइक देखें या पिछली बार की बात करें तो जो पाकिस्तान है वो मानने को तैयार नहीं था। इसका जिक्र करूंगी सर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। हालात को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। संविधान बचाओ के अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए हैं और 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग बुलाई गई है। एक और आपको जानकारी दे दें, क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक होगी, ब्रीफिंग की जाएगी तमाम दलों को, तमाम पार्टियों को। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को लेकर यह जानकारी है कि कांग्रेस ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। एक बार फिर से गेस्ट का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, सर जिक्र कर रहे थे कि पहले का जो स्ट्राइक रहा था उस वक्त पाकिस्तान एकदम बैक हो गया था। उसने कहा था कि आपने खाली जगह पे स्ट्राइक किया है। इस बार जब स्ट्राइक किया गया उसके बाद बौखला गया है पाकिस्तान। देखिए, अभी मैंने बताया आपको, ये जो एक्शन से पहले जितना सेबर रेटलिंग कर रहे थे, ये कर देंगे, न्यूक्लियर बोगी 99 में कारगिल में मैंने वॉर लड़ा है 4875 पे, कैप्टन बात्रा वाला एक्शन, तो वहां भी देखा था न्यूक्लियर कर देते हैं। 2016 में किया, वहां भी हम न्यूक्लियर पावर है। इस बार
भी वही कर रहे हैं, लेकिन साइबर रेटलिंग से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है इस बार जो बनाया गया है। पिछली बार का अटैक वन ऑफ था, फिर कुछ फाइटर जेट्स आए, हमारे गए और कुछ हुआ, बालाकोट वगैरह जो भी है। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा सा चेंज इन स्ट्रेटेजी है। आत्मनिर्भर भारत है, अभी हम लोग काफी सशक्त है। हमारी जो ड्रोन्स है, मिसाइल्स है, रफेल है, काफी कुछ अभी हमारा, और इंटीग्रेशन जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का हुआ है, तीनों ने इस बार इस एक्शन में पार्ट लिया है बाय मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। तो इस बार का और पुराने वाले में डिफरेंस ये है कि ये टारगेट अभी जो लिए हैं ये आईबी और एलओसी के अगेंस्ट है। 5 टारगेट आईबी के अक्रॉस है और 4 एलओसी के अगेंस्ट, पीओके के अंदर। तो पिछला वाला सिर्फ हमें पीओके में किया था, दैट वाज वेरी लिमिटेड। इसका इस बार स्पेक्ट्रम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ड्रोन स्टैंड ऑफ अटैक्स हुए हैं मिसाइल से। तो इस बार जो है ये जो डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो, ये ऑपरेशन लंबा चलेगा, बिकॉज पाकिस्तान को अलग थलग भी करना है और इकोनॉमिकली वीक करना है, सो दैट दे आर नॉट एबल टू गेट अप। और अगर ये ज्यादा देर चलता रहा तो यहाँ सिविल वॉर होगा। बलूचिस्तान, सिंध और पख्तूनख्वा वगैरह ये फिर बगावत करेंगे। जब प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लेशन हाई है, थिंग्स आर नॉट गुड इन पाकिस्तान। तो इसमें ये डिफरेंस है पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर। और देखिए ना, अर्थव्यवस्था आपकी डगमगाई हुई है, गरीबी की स्थिति हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, महंगाई बढ़ी हुई है, आवाम तहिमाम कर रही है। लेकिन आप देखिए कैसे पाकिस्तान जो है फिर भी आतंकियों को पनाह देता है, उसमें रुपए लगाता है। आप अगर अपनी आवाम के लिए कुछ करते तो पता नहीं कहां पहुंचता, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो भारत तो शक्तिशाली है, अब आप उससे नहीं बच सकते हो। वो अगर वहां पे आप घुसने की कोशिश करोगे तो आप नस्ते नाबूद कर दिए जाओगे। एक सीधा मैसेज इस बार दिया गया है शंकर, क्योंकि अब जो जैसलमेर का हम जिक्र कर रहे थे, आप सरहदी इलाके के जो गांव हैं उनका भी जिक्र कर रहे थे, सबसे ज्यादा इस वक्त नजर वहां पे होगी। और जैसा कि अभी कहा गया है कि मीटिंग बुलाई गई है नेपाल या जो एरियो को लेकर है, तो यहाँ तो सुबह से ही स्थिति ऐसी होगी कि सेना हो या पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया होगा सब कुछ। बिल्कुल, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद से ही सेना ने पूर्ण रूप से मोर्चा संभाल रखा था, सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी थी। कोई भी परिंदा सीमा पार, कोई भी अप्रिय घटना ना हो, उसको ले मुस्तैद थी। फिर बात करें कि प्रशासन जिस तरीके से आज जो मॉक ड्रिल करने वाला था उसको लेकर तैयारियां चल रही थी, और कल देर रात जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और भी तेज़ की गई, चाक चौबंद की गई, कोई भी परिंदा पर ना मार सके। बात करें बॉर्डर की तो वहाँ पर बीएसएफ के साथ साथ जो आर्मी भी डेवलप हो रखी है, तमाम प्रकार की जो एजेंसियाँ वो भी सक्रिय रूप से हैं। वायुसेना की बात करें तो वो भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है, क्योंकि सीमावर्ती एरिया है और पाकिस्तान से लगता हुआ जिला है। और जिस तरीके से जैसलमेर ज़िले के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ ग्रामीण ढाणियाँ हैं, चित्र विभाग में रहते हैं, और कहीं न कहीं बॉर्डर के नज़दीक जो गांव हैं तकरीबन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिए में, तो उन सभी गांवों के सरपंच व ग्राम सेवक से तमाम जो पुलिस और एजेंसियों ने कोऑर्डिनेशन बैठाकर उन्हें भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी कि किस तरीके से अगर हालात ऐसे होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसी के साथ आज जो शाम को एक जैसलमेर ज़िले में एक मॉक ड्रिल किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल की माध्यम से जैसलमेर जिले की जो तमाम विभाग है, चाहे चिकित्सा विभाग की बात करें या सिविल डिफेंस की बात करें या पुलिस डिपार्टमेंट, उन सब की एक कार्यप्रणाली को देखा जाएगा कि किस तरीके से वो सजग है। साथ ही रात में एक ब्लैकआउट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम प्रकार की जो हवाई हमले हो तो उसको लेकर किस तरीके से जनता को जागरूक करना पड़े, उसको लेकर क्या करना चाहिए, उस को लेकर इस प्रकार की जानकारी देने के लिए जनता को तैयार किया जाए कि भाई अगर हादसा होता है, स्कूल में अगर कोई बच्चे पढ़ रहे और एयर स्ट्राइक हो जाए तो उसको लेकर क्या करना चाहिए। तो तमाम प्रकार की जैसलमेर ज़िले की बात करें तो पूर्ण रूप से मुस्तैद है। हाँ, जैसलमेर जिला कलेक्टर ने कुछ देर पूर्व जैसलमेर जिले के प्रबुद्धजनों के साथ साथ जो सामाजिक संगठन है उनके कई सदस्यों को बुला के उनके साथ बैठक की, और ज़िले में हर व्यक्ति को इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर सजग रखने की बात कही। तो जैसलमेर जिला इस समय पूर्ण रूप से मुस्तैद है। बॉर्डर से लेकर शहर से लेकर तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, कोई भी परिंदा पर न मार सके, इसके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था स्कूलों को लेकर क्या अपडेट दे रहे हैं शंकर आप?
क्या अभी जो सब कुछ देखिए, स्कूलों की बात करें जी 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 बिल्कुल, जिस तरीके से जो एयरस्ट्राइक होने के बाद में जिसमें जिला कलेक्टर ने एक सुबह आदेश निकाला जिसमें तमाम जो स्कूल हैं चाहे सरकारी और निजी स्कूलों की फिलहाल छुट्टी कर दी गई है। साथ ही उन्हें छुट्टी करने से पहले जो भारत सरकार द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था कि अगर ऐसी कोई घटना होती है, हवाई हमला होता है, तो उसको लेकर जो जानकारी दी गई थी वो जानकारी तमाम स्कूलों में वीडियो का प्रसारण किया गया, उन्हें जानकारी दी गई स्कूल प्रशासन द्वारा। उसके बाद फिलहाल आज जैसलमेर जिले की तमाम स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है और आगे स्थितियों को देखते हुए और भी हो सकता है इस अवकाश को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जी शंकर, एक चीज और, क्योंकि सुबह बहुत हलचल नजर आ रही थी जब आप सुबह लाइव दे रहे थे, उस वक्त पीछे से आप बता रहे थे कि किस तरह से आवाजें और सुबह से ही ऐसा चल रहा था। अब उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आतंकी मसूद अजहर पर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मसूद का बॉडीगार्ड हमले में जख्मी हो गया है। पाक की एलीट फोर्स का कमांडो है ये बॉडीगार्ड। हमले में मसूद के लगभग पूरे परिवार का खात्मा हो गया। मसूद के परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं और बॉडीगार्ड हमला हो गया। मसूद अजहर बच गया है, लेकिन कब तक बचेगा ये देखना होगा, क्योंकि अब भारत छोड़ने वाला नहीं है। आतंकी मसूद अजहर पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मसूद का बॉडीगार्ड हमले में जख्मी हो गया है। पाक की एलीट फोर्स का कमांडो है ये बॉडीगार्ड। देखिए किस तरह से पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी दिखाता है। दिखाने के दांत दिखाने का कुछ और होता कुछ और है पीछे से। हमले में मसूद के लगभग पूरे परिवार का खात्मा हो गया है। मसूद के परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं, लेकिन बचा हुआ है अभी मसूद। और कब तक ये खैर मनाएगा ये देखिएगा, क्योंकि अब भारत जो है वो मसूद हो या और तमाम आतंकी हो, और ये आका हो जो आतंकी के हैं, जो ये इस तरह की प्लानिंग बनाते हैं, इन सबको छोड़ने वाला नहीं है। आज मसूद रो रहा होगा कि कैसे वो आतंक फैला रहा था भारत में। वो रो रहा होगा, सर पटक रहा होगा कि आकाश भारत से पंगा ना लिया होता, लेकिन अब ले लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा, और भुगत रहा है मसूद अजहर आज। अभी और बहुत भुगतना बाकी है। वो पाकिस्तान जो शह दे रहा था वो आज बौखलाया हुआ है, लेकिन अभी जैसा कि हमारे सेना प्रमुख ने कहा कि बहुत कुछ बाकी है। पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी आप देखिए कि कैसे कैसे भारत जो है पूरी तरह से कूटनीतिक हो, राजनीतिक हो या फिर ये स्ट्राइक हो, कैसे कैसे हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरता है। कुछ हद तक घेर लिया गया है। तो तमाम